हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर। हमने पार्लियामेंट बाय टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट स्टेट के बारे में पार्ट 6 में दिया है और वहीं यूनियन के बारे में किस में दिया था, पार्ट 5 में दिया था। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, चार एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट लेवल पे। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पार्लियामेंट ख़त्म हो गया तो हम स्टेट के साथ उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे और मैं बताती जाऊंगी कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4 एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। वहीं यूनियन लेवल पे 5 एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल की जगह कौन है वहाँ पे, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। गवर्नर जो होते हैं हर स्टेट के हेड होते हैं, कंसर्न स्टेट। जैसे कि मध्य प्रदेश के होंगे तो मध्य प्रदेश के हेड ऑफ द स्टेट होंगे, यूपी के होंगे तो यूपी के गवर्नर वहाँ के स्टेट के हेड होंगे, ऐसा। और ये गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। याद रखना, ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ एम्प्लॉय और सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना तो एम्प्लॉय है ना तो सर्वेंट है गवर्नर। अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। क्या प्रोसेस मेंशन है, नहीं। क्या टेन्योर मेंशन है, 5 साल का टेन्योर है बट कैन बी रिमूव एनी टाइम, किसी भी वक्त उनको रिमूव कर सकते हैं। उनका प्रोसेस मेंशन नहीं है कि जैसे प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में, तो वो गवर्नर का प्रोसेस मेंशन नहीं है। कॉमन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट अलाउड, मतलब कि पहले ये ओरिजिनली नहीं था बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इसको कह दिया कि एक गवर्नर 2 से ज़्यादा स्टेट के कर सकते हैं, हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लाइक प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या थी, एज 35, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये नहीं लिखा बाय बर्थ, सिटीजन होना चाहिए, बाय कैसे भी हो सकता है। सजेशन टू एंश्योर इंडिपेंडेंस। अब दो कमीशन है, आपको वो याद रखने पड़ेंगे, सरकारिया और पुंची। तो सरकारिया कमीशन ने क्या क्या सजेशन दी थी कि हम गवर्नर के ऑफिस को कैसे इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। और पुंची कमीशन ने क्या दी थी, वो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है वो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किए थे और जो लास्ट कमेंट है, सेंटेंस है, वो पुंची कमीशन ने सजेस्ट किया था। तो सरकारिया कमीशन ने क्या बोला था, ही शुड बी द एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी गवर्नर बना दिया, ही शुड बी एमिनेंट, जिनको पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में नॉलेज हो, और ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। जिस स्टेट के उनको गवर्नर बनना है वो उस स्टेट के नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के होना चाहिए। तो एक ये इन्होंने रिकमेंड किया था। ही शुड बी डिटैच फिगर, उनको डिटैच फिगर ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि किसी भी पॉलिटिक्स में, पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ही शुड बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू ग्रेट अ पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली। ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत ज़्यादा कोई फेमस हो गया है रिसेंट पॉलिटिक्स में और उसको आपने गवर्नर बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक 4 सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किए थे टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। टेन्योर शुड बी फिक्स। अभी टेन्योर क्या है, 5 साल है, लेकिन वो प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो टेन्योर शुड इनको फिक्स कर दो। और रिमूवल ओनली थ्रू अ प्रोसीजर, प्रेफरेबली इम्पीचमेंट। जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट होता है तो वहाँ पे उनका रिमूवल भी नहीं मेंशन है, प्रोसेस भी नहीं मेंशन है, कुछ भी नहीं मेंशन है। तो उन्होंने बोला कि टेन्योर को फिक्स कर दो और रिमूव, उनको अगर हटाना है तो एक ऐसा प्रोसीजर जैसे इम्पीचमेंट को आप कर सकते हो। ये सिर्फ सजेशंस हैं, याद रखना। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस, कंडीशंस क्या क्या हैं, ही शुड नॉट बी MP, MLA एंड MLC। MP मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, MLA मतलब विधानसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, MLC मतलब विधान परिषद के मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट सॉरी ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए कि जिसमें फाइनेंशियली उनको कोई बेनिफिट हो रहा हो। His emolument and allowance cannot be diminished during his term of office. जो भी गवर्नमेंट की सैलरी है, अलाउंस है, आपको वो उसको डिमिनिश नहीं कर सकते एक बार गवर्नर अपने ऑफिस में आ गए तो। आई एम सॉरी। प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आया था, no criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state any court during his term of office। आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी मिली है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि जब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उन पे नहीं हो सकती है, और अगर सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है तो 2 महीने का नोटिस उनको पहले देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। द एमलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। येस, इट इज़ करेक्ट, उसको कम नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, जो इनकी एमलमेंट और अलाउंसेस होते हैं ये कौन डिसाइड करती है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है बाय लॉ, मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी से 2/3 ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 163, द शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। आर्टिकल 163 में बोला गया है कि गवर्नर जो भी काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, और उसको हेड कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर। लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोला गया है कि गवर्नर की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन है, एक्सेप्ट इन सो फार एज he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी पड़ेगी, बट जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर वो अपनी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे नहीं मानेंगे, और जो डिस्क्रिशनरी पावर होगी वो गवर्नर खुद डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशनर शैल बी फाइनल, जो गवर्नर ने बोल दिया वो फाइनल हो जाएगा। पावर एंड फंक्शंस, अब हम गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये डिफाइन हम लोगों ने किया, ये डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया कि ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर है, ये जुडिशरी पावर है। ओके, ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की है, तो अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना है तो गवर्नर उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे ठीक नहीं है तो आप इमरजेंसी लगा दीजिए, तो गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ही कैन एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वो चांसलर भी बन सकते हैं, कौन? गवर्नर। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट। पावर एंड फंक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर 213, वही 123 क्या है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की और गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर क्या है? एक ही लेजिस्लेटिव पावर है, वो है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस इनकी लेजिस्लेटिव पावर है आर्टिकल 213 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेजिस्लेटिव पावर जो की मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है ऑर्डिनेंस। और ये जो ही नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एमएलसी होते हैं विधान परिषद के मेंबर्स, वो तो गवर्नर उनमें से 1/6 ऑफ द मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं अमॉन्ग पर्सन जिनको नॉलेज हो। किन फील्ड में स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस, 5 फील्ड में उनको नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव मूवमेंट वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो एक ये डिफरेंस हो गया। ऑर्डिनेंस की बात की गई है 213 में, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात कही गई थी 123 में। या प्रोमलगेटेड बाय गवर्नर व्हेन ईदर हाउस इज नॉट इन सेशन, जब कोई हाउस सेशन में नहीं होगा तब गवर्नर इसको ऑर्डिनेंस ला सकते। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है कि
कोई बिल है बहुत ज़रूरी है कि मतलब पब्लिक अर्जेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और तो आप उसको और हाउस सेशन में नहीं है, तो जब हाउस सेशन में साल में 3 सेशंस होते हैं, अब कुछ महीनों में सेशंस नहीं लगते हैं, तो उस बीच अगर किसी बिल की ज़रूरत है, किसी कानून की ज़रूरत है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कानून लाया जा सकता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। हाउएवर द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी प्रोमलगेटेड विदाउट द प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन। कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस भी हैं जिनको विदाउट प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बगैर लाया नहीं जा सकता। वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? इफ़ अ विल अदरवाइज रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा बिल जिसकी आपको पास करने के बाद प्रेसिडेंट की सैंक्शन की मतलब मंजूरी चाहिए ही है, तो आप वो बिल ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं ला सकते हैं। Following ordinance cannot be promulgated if the governor would have deemed it necessary to reserve a bill for the consideration of the president। अगर गवर्नर को लगता है कि ये बिल मुझे रिजर्व करना चाहिए क्यों और प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए, तो उस बिल को भी आप ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं लाएंगे। अ सिमिलर एक्ट बाय लेजिस्लेचर वुड हैव रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट कंसेंट टू बी हेल्ड। और ऐसा एक्ट जिसमें प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए है टू बी हेल्ड वैलिड, वो भी आप नहीं लाएंगे ऑर्डिनेंस के थ्रू। पावर एंड फंक्शंस लेजिस्लेटिव पावर। अब वीटो पावर की बात करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर थी, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, वही गवर्नर के पास वीटो पावर्स कितनी है? 4 है। रिफरेंशियल वीटो भी यूज होती है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है कि पूरी तरह से मना कर दिया प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने कि नहीं, हम इस बिल को पास नहीं करेंगे। पॉकेट वीटो होता है कि ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, अपने पास रख लिया। सस्पेंसिव वीटो होता है कि आपने भेज दिया फिर से रिकमेंड कि आप फिर से इसको रिकंसिडर करें, तो रिटर्न कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम सस्पेंसिव वीटो। तो जब प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं तो वो एक बार कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उनको जब फिर से उनके पास जाएगा वो बिल, तो उनको उस पर साइन करने पड़ेंगे। तो वो क्योंकि वो मैंडेटरी है, बाइंडिंग है। वहीं जब सस्पेंसिव वीटो लगता है तो गवर्नर भी एक बार रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं, बट जब दोबारा फिर से विधान परिषद उसको साइन करके उनके पास भेजेगी, तो उनको फिर मैंडेटरी है साइन करना। वहीं रेफरेंशियल वीटो में क्या होता है? कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इनमें से कोई भी जब वीटो यूज़ नहीं होगी और गवर्नर को लगता है कि मुझे ये बिल रिजर्व करना चाहिए प्रेसिडेंट के कंसिडर के लिए, तो इसको बोलते हैं रेफरेंशियल वीटो। अब कौन कौन सी चीज़ रेफरेंशियल वीटो होती हैं ये याद रखें। एब्रोगेटिंग फ्रॉम पावर्स ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ये तो मैंडेटरी है। बाकी ये डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती हैं ये 5 गवर्नर की, बट अगर कोई स्टेट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई उन्होंने बिल पास कर दिया है, तो वो बिल गवर्नर मैंडेटरी है कि वो कंपलसरी है कि वो प्रेसिडेंट के लिए भेज देंगे, अपने पास रिजर्व करके रख लेंगे और उस पर रेफरेंशियल वीटो लगा के प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। ये मैंडेटरी है। और ये जो 5 हैं, अल्ट्रा वाइज, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इनको भेजना चाहिए, बट ये यहाँ पे गवर्नर खुद डिसीजन ले सकते हैं कि भेजना है नहीं भेजना है, बट वैसे उन्हें भेजना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार उन्होंने रिटर्न कर दिया, उन्होंने अगर प्रेसिडेंट के लिए नहीं रखा रिजर्व करके, तो वो इन सब चीज़ों पे पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते, उनको रिटर्न करना पड़ेगा। जो भी उनको सजेशन देनी है, सजेशन नहीं, रिकंसिडरेशन के लिए वो फिर से भेजेंगे। तो जब वो फिर से साइन करके दे देंगे तो वो बाउंड हो जाएंगे वो साइन करने के लिए जिन पे ये वो साइन नहीं कर सकते, इन चीज़ों पे वो साइन नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही प्रेसिडेंट के लिए सेव करके और उनको रिजर्व करके और उनको भेज दीजिए। तो अल्ट्रा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अपोज टू द डीपीएसपी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बिल पास कर दिया है या डीपीएसपी जो है उनको उनके अपोजिट कुछ कर दिया है बिल पास, या अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के हित में कुछ अगेंस्ट में कुछ बिल पास कर दिया, ऑफ ग्रेव ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस की बात हुई है उस बिल में, और तो वो भी वो रिजर्व करके रखेंगे प्रेसिडेंट के लिए। और डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 331A, आर्टिकल 31A। तो इन सब बिल को उनको
करना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए। बट स्टेट हाई कोर्ट में अगर कुछ भी चेंज करेंगे, वो उनकी पावर्स छीनने की कोशिश करेंगे, तो वो तो उनको भेजना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेफरेंशियल वीटो में प्रेसिडेंट करते क्या हैं उसके बाद, एक बार रिजर्व करके रख लिया गवर्नर। यहाँ पर जब प्रेफरेंशियल वीटो जब लग जाता है, तो गवर्नर जब प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं उस बिल को, तो उसके बाद गवर्नर का रोल हो जाता है ख़त्म। अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है इसमें। अब पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेंगे, प्रेसिडेंट लेंगे। या तो वो उस बिल को असेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे, या विथहोल्ड करके रख लेंगे, नहीं देनी मंजूरी, या रिटर्न कर देंगे कि अगर वो मनी बिल नहीं है, अगर ऑर्डिनरी बिल है, तो उसको वो रिटर्न कर देंगे फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद भी अगर गवर्नर के पास रिकन्सिडरेशन के लिए गवर्नर भेजते बिना रेफरेंशियल वीटो के, वो ऐसे भेज देते सस्पेंसिव वीटो लगा के, तो वो बाइंड हो जाते साइन करने के लिए। बट वहाँ पे वो कर नहीं सकते। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, वो ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट अभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वो बाउंड नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है साइन करने के लिए, असेंट देने के लिए। इवन इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंड अगेन टू हिम फॉर हिज रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर से बिल वापस भेजने के बाद, फिर से उनके पास आने के बाद भी प्रेसिडेंट पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उन्हें साइन करना ही है। व्हाट इज़ द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास सारी जो पावर प्रेसिडेंट के पास है, वो उनके पास पे, एक्सेप्ट टू, ये दो पावर गवर्नर के पास नहीं है। सॉरी, वो क्लेमेंसी पावर, जुडिशियल पावर की बात कर रहे हैं। जुडिशियल पावर में वो मैं क्लेमेंसी पावर के बारे में बता रही थी कि जो क्लेमेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास है, वो गवर्नर के पास भी है। बट ये दो गवर्नर के पास नहीं है। जैसे कि ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ही कैन नॉट यूज़ हिज क्लेमेंसी पावर विथ रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट और सेंटेंस बाय अ कोर्ट मार्शल। जो कोर्ट मार्शल से क्योंकि जो कोर्ट मतलब आर्मी जो होती है, वो उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो कोर्ट क्लेमेंसी पावर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पनिशमेंट वगैरह उनकी वो काम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर, स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, ही इज़ नॉट स्टेट का कोई रोल नहीं होता, और गवर्नर इज़ नॉट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी डिफेंस। तो इसलिए प्रेसिडेंट तो माफ़ कर सकते हैं, बट गवर्नर का कोर्ट मार्शल में कोई रोल नहीं होता। और जब पार्डन करने की बात आती है, पार्डन मतलब कि पूरी तरह से माफ़ कर देना, कि जाओ घर जाओ, छुट्टी हो गई तुम्हारी, मतलब कोई सारी सज़ा तुम्हारी माफ़, इसको बोलते हैं पार्डन। तो ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। अगर किसी को डेथ सेंटेंस है, फांसी की सज़ा है, तो उसको गवर्नर माफ़ नहीं कर सकते। अब जुडिशियल पावर की बात करते हैं। ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। एक बात बताओ मुझे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन जब जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो वो कंसल्ट कर लेते हैं उस कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट के गवर्नर को। वहीं गवर्नर फिर किसको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। ही मेक अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन। अपॉइंटमेंट भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं, और प्रमोशन भी करते हैं। किसका, डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस स्टेट। मतलब कि गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ही स्टेट के लिए, सारे स्टेट्स के लिए नहीं है, कुछ स्टेट्स और कुछ प्लेसेस के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे, और ये सब स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 371, महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में जो वो क्या बना सकते हैं, एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। कहाँ पे, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ। तो ये जो एरियाज़ हैं, तो इनमें क्या बना सकते हैं, डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरिया है, और एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर चाहें तो वो बना सकते हैं। आर्टिकल 371A नागालैंड विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर आता है स्टेट
गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में 3 तरह की लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है, स्टेट लिस्ट के। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि गवर्नर को पावर दी गई है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है कहाँ पे, नागा हिल्स में, तो नागा हिल्स में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये और गवर्नर अब गवर्नर किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, स्टेट गवर्नर के, स्टेट के लिए तो नहीं होते अकाउंटेबल, वो किसके अकाउंटेबल होते हैं, किसके लिए होते हैं, सेंट्रल लेवल पे। तो इनडायरेक्टली ये कहाँ किसकी पावर आ गई, ये सेंट्रल लेवल के पास पावर आ गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, अगर नागालैंड में इंटरनल डिस्टर्बेंस है नागा हिल्स में तो। और शेड्यूल 6 एरिया, अब इसकी एक ट्रिक है कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट आते हैं। जैसे कि एटीएम रख लो, तो एटीएम में एटीएम तो ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा और एमएम मिजोरम और मेघालय। अब यहाँ पे इसका ट्रिक ये है कि एटीएम में पैसे होते हैं लेकिन यहाँ पे, और मणिपुर, मणिपुर से मनी याद रख लो, तो एटीएम है लेकिन मनी नहीं है, तो मणिपुर नहीं है। तो शेड्यूल 6 में कौन सा स्टेट नहीं है, मणिपुर नहीं है। क्यों, एटीएम में पैसे नहीं है, मनी नहीं है। तो ये 4 स्टेट आप ऐसे याद रख लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इन एरियाज़ में भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नर के पास। और 371C मणिपुर, यहाँ पे जब इस हिल एरियाज़ में बात आएगी तो गवर्नर के पास यहाँ पे मणिपुर में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिक्किम में फॉर पीस एंड ensuring सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी इनको लॉ एंड ऑर्डर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर के पास। तो मत इनडायरेक्टली सेंटर के पास पावर है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू कर्नाटका स्टेट में भी अगर जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन, हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में अगर स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है तो भी गवर्नर के पास पावर है मैनेज करने की। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे लॉ एंड आंध्र प्रदेश में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और लॉ एंड ऑर्डर एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू हैदराबाद, यहाँ भी गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, एक्सप्लिसिट पावर क्या होती हैं, एक्सप्लिसिट पावर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कौन कौन सी, रेफरेंशियल वीटो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वेल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, जैसे कि एक गवर्नर एक या दो से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब की गवर्नर है तो वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के भी गवर्नर होंगे। तो लेकिन जब वो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो फॉलो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी में जब वो अपना संभालते हैं तो वो फॉलो नहीं करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को। स्पेशल, तो ये भी एक्सप्लिसिट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू वेरियस स्टेट, ये भी इन सब में आर्टिकल्स में मेंशन है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एक्सप्लिसिटली, तो ये भी एक एक्सप्लिसिट पावर है गवर्नर की। आर्टिकल 167 ड्यूटी ऑफ सीएम टू फर्नेस इंफॉर्मेशन की, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसे ही चीफ मिनिस्टर गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देंगे, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इम्प्लिसिट पावर वो होती हैं जो मेंशन नहीं है बट होती हैं, बट उनको लिखा नहीं गया है बट होती हैं। तो सेंडिंग एडवर्स रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356 की जब प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज सकते हैं। सिलेक्टिंग सीएम इन हंग असेंबली वो होती है जब जहाँ पे मेजॉरिटी नहीं होती सरकार की। फॉर एग्जाम्पल जब पार्लियामेंट में नहीं होती तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर देते, फिर उनको कॉन्फिडेंस मोशन पास करके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। वहीं सीएम भी गवर्नर चूज़ कर सकते हैं और वो अपनी मर्जी, जब हंग पार्लियामेंट असेंबली हो कि मतलब मेजॉरिटी नहीं है विधानसभा में
तो सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी CM को, ये इम्प्लिसिट पावर है। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस, और जब वो अपना कॉन्फिडेंस, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड बाय CM, और तो अगर वो अपने मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पाए हाउस में, मतलब कि विधानसभा में, तो भी उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि मतलब पूरी की पूरी विधानसभा को ही डिसॉल्व कर दिया अगर मेजॉरिटी लूज़ कर दी, कि मतलब कि सरकार बनाने की मेजॉरिटी ही नहीं है किसी के पास, तो डिसॉल्व कर देंगे और स्टेट असेंबली को, मतलब विधानसभा को फिर से होंगे चुनाव, इलेक्शन। अब ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2019 का, सॉल्व करो। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political link and should not have taken part in politics in the recent part? ये कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन थी, सजेशन थी? सरकारिया कमीशन की। ये सरकारिया कमीशन ने 1985 में सजेस्ट किया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा, प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।